डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ में आपको खुशामदीद। इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए आज हम दी मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मुतल्लिक समझने जा रहे हैं कि जो कानून साज इदारा है पाकिस्तान में मजलिस शूरा पार्लियामेंट, वो किस तरह से कानून साजी करता है और इसके कानून साजी के तरीक़ेकार को किस तरह से नाफिजुल अमल बनाया जाता है। चैप्टर 2 दी मजलिस शूरा पार्लियामेंट, ये चैप्टर 2 में डिफ़ाइन किया गया है मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मुतालिक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो स्टार्ट करते साथ ही मैं अपना तारुफ कराता चलूँ कि मेरा नाम है औरंगज़ेब और मैं कराची शहर में बाकायदा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। और आज हम जो ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं अगेन चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक, इसमें हमने पिछली वीडियोस में आर्टिकल 49A के मुतालिक बाकायदा रिसर्च की थी और आज हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 50 से स्टार्ट करने जा रहे हैं मजलिस शूरा पार्लियामेंट की सूरत में। कंपोजिशन, ड्यूरेशन एंड मीटिंग्स ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, बनावट, मुद्दत और इसकी मुलाकात या बैठने की जो एक तरीक़ेकार है मजलिस शूरा पार्लियामेंट का, वो चैप्टर 2 में डिफ़ाइन किया गया है। और इसका आर्टिकल 50 बयान करता है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट क्या है और ये किस तरह से इदारा काम करता है कि देयर शल बी मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की एक मजलिस शूरा पार्लियामेंट होगी, कानून साज असेंबली होगी। अच्छा, मजलिस शूरा पार्लियामेंट से मुराद कि यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और कानून साज असेंबली जो पाकिस्तान की है इसको मजलिस शूरा कहा जाता है। जैसे इंडिया में या हिंदुस्तान में जो हम सुनते हैं कि लोकसभा, और अमेरिका में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स बरतानिया की तरह जो दीगर ममालिक में होते हैं उनके अपने एक नाम होते हैं। तो पाकिस्तान में इसका इस्लामी नाम रखा गया है क्योंकि स्टेट टू बी स्टेट रिलीजन, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन मतलब इस्लाम रियासती मज़हब है। तो मजलिस शूरा एक अरबिक वर्ड है जिसके माना है कि एक मजलिस का इनकाद करना। तो पार्लियामेंट जो पाकिस्तान में कानून साज असेंबली है उसको मजलिस शूरा पार्लियामेंट कहा जाता है। पाकिस्तान की एक मजलिस शूरा पार्लियामेंट होगी कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, सदर ममलिकत पर मुश्तमिल, एंड 2 हाउसेज टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। सदर ममलिकत के साथ ही साथ 2 हाउसेस जो कि कौमी असेंबली और सेनेट पर मुश्तमिल होगी। मजलिस शूरा पार्लियामेंट मतलब सदर ममलिकत और 2 जो हाउसेस होंगे कानून साज इदारे जिसमें कौमी असेंबली और सेनेट पर यह मुश्तमिल होगी। ये आपने पढ़ लिया और इसको समझने की भी यहाँ पर यही एक हमारे पास पॉइंट है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट मतलब एक कानून साज इदारा है जो कि सदर ममलिकत और सेनेट और कौमी असेंबली पर मुश्तमिल होगा। मतलब अगर इंतखाब होने हैं तो सदर ममलिकत और कौमी असेंबली सेनेट के इंतखाब होंगे। उस इंतखाब के बाद जो अगर नुमाइंदगी होगी तो नुमाइंदगी को मजलिस शूरा पार्लियामेंट की सूरत में माना जाएगा, पढ़ा समझा जाएगा। बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 51 की जानिब, और आर्टिकल 50 में बयान किया गया है कि नेशनल असेंबली मतलब कौमी असेंबली। अब समझने की यहाँ पर ज़रूरत है हमें कि कौमी असेंबली क्या होती है और ये किस तरह से पाकिस्तान में कायम है। तो इसको आर्टिकल 51 में डिफ़ाइन किया गया है कि सब आर्टिकल 1 देयर शैल बी 342 सीट्स फॉर मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली। कौमी असेंबली में 342 सीटें होंगी नुमाइंदगान की, इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स, जिनमें औरतों और गैर मुस्लिम मतलब अक़लियतों के लिए भी उन्हीं 342 सीटों में से सीटें होंगी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास ये तकरीबन 2021 में या शायद उससे पहले मैंने बुक ली थी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। तो उससे पहले जो एक अमेंडमेंट हुई है तो उसमें सीटों का जो तादाद है वो कम कर दिया गया है और वो है 239, जिसमें जो फाटा है जो कि एक फेडरली ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज़ थे उनको ज़िम किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में। तो उसके बाद से सीटें कम हो गई हैं और इनका तनासुब भी फ्रेश अमेंडमेंट में बताया गया है। बहरहाल
ये जो अमेंडमेंट यहाँ पर जो 51 मौजूद है इसको भी समझने की ज़रूरत है कि अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट इफ़ के एक शख्स वोट करने के काबिल होगा अगर ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, रियासत पाकिस्तान का शहरी हो, 18 साल से कम उम्र का ना हो, हिज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल, उसका नाम सियासी इंतखाब की फहरिस्त में आना चाहिए, ही इज़ नॉट डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, अदालत की जानिब से उसको दिमागी मरीज ना करार दिया गया हो। सब आर्टिकल 3 द सीट्स इन नेशनल असेंबली referred to in clause 1 except as provided in clause 4 shall be allocated to each province, the federally administered tribal areas and the federal capital is under। कौमी असम्बली के सीटों का तनासब कुछ इस तरह से होगा कि चारों सूबों वफाक और वफाक के अंदर चल रहे जो अगर कोई एरियाज़ हैं तो उनके तनासब इस तरह से शेयर किया जाएगा कि अब नीचे टेबल फराम की गई है कि और सीटों का तनासब कुछ इस तरह से होगा कि बलूचिस्तान को जर्नल सीटें 14, वुमेन 3 और टोटल 17 सीटें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ फेडरल कैपिटल के लिए सीटों का तनासब कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं टोटल 332 सीटें बनती हैं जिनका इंतखाब होगा, चुनाव होगा। उसके बाद जो 332 में से बकाया रिमेनिंग सीट्स हैं वो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं, मतलब अक़लियतों के लिए। बढ़ते हैं आगे सब आर्टिकल 4 इन एडिशन टू द नंबर ऑफ सीट्स रेफर्ड टू इन क्लॉज 3 देयर शैल बी इन द नेशनल असेंबली 10 सीट्स रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स, के 10 सीटें गैर मुसलमों नॉन मुस्लिम्स के लिए मुख्तस होंगी, अक़लियतों के लिए। सब आर्टिकल 5 द सीट्स इन द नेशनल असेंबली शैल बी अलोकेटेड टू ईच प्रोविंस इन द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज and the federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published। कौमी असम्बली में सीटों का तनासब या विरासत कुछ इस तरह से होगी कि जो आखिरी मरदमशुमारी होगी उसके बुनियाद पर सीटों का तनासब या उसका फैलाव होगा। सब आर्टिकल 6 फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, कौमी असम्बली में इंतखाब के लिए अब नीचे बयान किया गया है कि सब क्लॉज ए द constituencies for the general seats shall be single member territorial constituencies and the members to fill such seats shall be elected by direct and free vote in accordance with law। के जो नुमाइंदगी के लिए मुख्तस सीट होगी आम सीट, उसका तनासब इस तरह से होगा कि एक मेंबर उस पर इलेक्ट किया जाएगा जो कि कानून के तहत फ्री वोट के तहत इंतखाब होगा। बी ईच प्रोविंस शैल बी अ सिंगल कंस्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट रिजर्व्ड फॉर वुमेन विच आर अलोकेटेड टू द रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस अंडर क्लॉज 3। सूबे के लिए एक ही सीट का इंतखाब होगा जिसमें औरत वुमेन सीट को सब क्लॉज 3 के तहत अलॉट किया जाएगा। द कंस्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स शैल बी द होल कंट्री, अक़लियतों के लिए पूरे मुल्क से इलेक्शन की जा सकेगी। Sub clause D members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with the law through proportional representation system of political parties lists of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party। Provided that for the purpose of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent return candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication of in the official gazette of the names of the returned candidates। कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत जाता है किसी सीट से तो उस पर ये लाजमी होगा कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जब उसके रिज़ल्ट अनाउंस हो तो वो किसी पार्टी को
पार्टी को ज्वाइन कर ले, उसमें शमूलियत अख्तियार कर ले, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या फिर कोई भी पार्टी। Clause E. Members to the seats reserved for non-Muslims shall be elected in accordance with the law through proportional representation system of political parties. Lists of candidates on the basis of total number of general seats won by each political party in the National Assembly. कौमी असम्बली में अक़लियतों की सीट के लिए हर एक नुमाइंदगी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की नामजदगी करेगी, जिसका फिर बाद में इंतखाब होगा। Provided that for the purpose of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the national names of the returned candidates। कि अगर जर्नल सीट पर कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो उस पर लाजमी होगा कि वो 3 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद, चाहे वो सूबाई हो या कौमी असम्बली की सीट हो, तो उस पर अपनी किसी सियासी पार्टी में नुमाइंदगी शमूलियत का ऐलान करेगा। आर्टिकल 52 ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। द नेशनल असेंबली शल अनलेस सूनर डिजॉल्व कंटिन्यू फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्राम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड शल स्टैंड डिजॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टर्म। सूबाई कौमी असम्बली की मुद्दत तब तक होगी जब तक कि वो 5 साल का मुद्दा अपना पूरा नहीं कर लेती, उसके बाद खुद ब खुद डिज़ोल्व मतलब ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 53 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अब हम समझने जा रहे हैं इस मुख्तसर से पैराग्राफ के ज़रिए कि आफ्टर जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात के बाद, द नेशनल असम्बली शल इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूशन ऑफ एनी अदर बिजनेस। आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली की पहली मुलाकात या मीटिंग में सवाए किसी और काम के इलेक्ट फ्राम अमंगस्ट इट्स मेंबर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। मेंबर्स के दरमियान से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, इंतखाब होगा। And so often as the office of speaker or deputy of speaker becomes vacant, the assembly shall elect another member as speaker or as the case may be deputy speaker। और अगर दूसरी सूरत में असम्बली के स्पीकर का इंतखाब की ज़रूरत है तो फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सीट खाली रहती है तो। Sub Article 2 before entering upon office, a member elected as speaker or deputy speaker shall make before the National Assembly oath in form set out in third schedule। तीसरे शेड्यूल के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपनी सीट संभालने से पहले, अपनी ऑफिस में दाखिल होने से पहले एक हलफ लेंगे कौमी असम्बली में। सब आर्टिकल 3 व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज़ वैकेंट, अगर स्पीकर की ऑफिस खाली होगी या स्पीकर मौजूद नहीं होंगे, आर द स्पीकर इज एब्सेंट आर इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस ड्यू टू एनी कॉज, किसी सबब के किसी वजह से वो अपनी फ़र्ज़ सर अंजाम नहीं दे पा रहे, द डिप्टी स्पीकर शल एक्ट एज स्पीकर, तो डिप्टी स्पीकर के अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। एंड इफ़ एट दैट टाइम, और अगर दूसरी सूरत में द डिप्टी स्पीकर इज़ आल्सो एब्सेंट, और डिप्टी स्पीकर भी गैर हाज़िर हैं, आर इज़ unable to act as a speaker due to any cause, such a member as may be determined by rules of procedure of the assembly shall preside at the meeting of the assembly। के जो मेंबरों का इंतखाब होगा रूल्स के तहत वही फिर कौमी असम्बली का इजलास मुनक़िद करवाएगा। सब आर्टिकल 4 द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर शल नॉट प्रिजाइड एट अ मीटिंग ऑफ असम्बली व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्राम ऑफिस इज बीइंग कंसीडर्ड। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अगर रेजोल्यूशन लाई जाए जिसमें उनको हटाने की करारदाद हो तो वो फिर असम्बली का सेशन मुनक़िद नहीं करेंगे। सब आर्टिकल 5 द स्पीकर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिज़ाइन हिज ऑफिस, स्पीकर सदर ममलिकत को अपने रिज़ाइन लिख सकते हैं जिसके तहत वो रिज़ाइन करना चाहें अगर। सब आर्टिकल 6 द डिप्टी स्पीकर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर रिज़ाइन हिज ऑफिस,
डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन भेजकर अपनी ओहदे से सबका दोष हो सकते हैं। सब आर्टिकल 7, द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल बिकम वेकेंट इफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की ऑफिस खाली समझी जाएगी अगर ही रिजाइन्स हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से सबका दोष हो जाते हैं। ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली, असेंबली का मेंबर नहीं रहते। ही इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली, असेंबली की जानिब से किसी करारदाद की सूरत में उनको हटाया जाए। ऑफ विच नॉट लेस देन 7 days notice has been given and which is passed by the votes of the majority of the total membership of the assembly, जिसके तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस देने के बाद उनको हटाया जाए। सब आर्टिकल 8, when the national assembly is dissolved the speaker shall continue in his office till the person elected to fill the office by the next assembly enters upon his office। नेशनल असेंबली मतलब कौमी असेंबली की मुद्दत अगर ख़त्म हो जाती है, कौमी असेंबली टूट जाती है, तो स्पीकर अपनी ऑफिस में तब तक मौजूद रहेंगे जब तक दूसरे स्पीकर का इंतखाब नहीं हो जाता। आर्टिकल 54, समिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट का इजलास मुनक़िद करने का तरीक़ेकार। सब आर्टिकल 154 के द प्रेजिडेंट मे फ्राम टाइम टू टाइम समन ईदर हाउस और बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट एंड मे आल्सो प्रोरोग द सेम। सदर ममलिकत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन दोनों हाउसेस या फिर कौमी असम्बली या सेनेट के या पार्लियामेंट के मुत्तहिद इजलास के किसी जगह पर अगर वो बेहतर समझते हैं तो इजलास बुला सकते हैं। सब आर्टिकल 2, देयर शैल बी एट लीस्ट 3 सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली एवरी ईयर एंड नॉट मोर देन 120 days शैल इंटरवीन बिटवीन द लास्ट। कौमी असम्बली के कम से कम 3 सेशन होंगे एक साल में और 120 दिनों तक उनमें वक्फा नहीं किया जाएगा, मतलब 120 दिन से ज़्यादा उसमें वक्फा नहीं हो सकता। सिटिंग ऑफ द असेंबली इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन प्रोवाइडेड दैट द नेशनल असेंबली शैल मीट फॉर नॉट लेस देन 130 वर्किंग डेज इन ईच ईयर। 130 दिन से ज़्यादा कौमी असम्बली का इजलास मुनक़िद नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर क्यों ये दिया गया है, ये इस वजह से कि ताकि जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो उन पर ज़्यादा काम का बोझ ना पड़ सके और उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर ये क्लॉज दिया गया है, पैरा दिया गया है। एक्सप्लेनेशन इन दिस क्लॉज वर्किंग डेज इंक्लूड एनी डे ऑन विच देयर इज़ अ जॉइंट सिटिंग एंड एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 days फॉर which the National Assembly is adjourned। Sub Article 3, on a requisition signed by not less than 1/4 of the total membership of the National Assembly, 1/4 की जानिब से अगर रिक्विजिशन पर दस्तखत किए जाते हैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, द स्पीकर शैल समन द नेशनल असेंबली टू मीट, तो स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स फिट, जिसके लिए वो अगर कोई वक्त और जगह मुकर्रर करें विद इन 14 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिशन, 14 दिन के अंदर अंदर जब उनको ये रिक्विजिशन मौसूल हो। एंड व्हेन द स्पीकर हैज़ समन्ड द असेंबली ओनली ही में प्रोरोग इट, और अगर स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया हो तो वो उसको फिर बाद में बढ़ा सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। आर्टिकल 55, वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम, असेंबली में वोटिंग और कोरम का तरीक़ेकार। सब आर्टिकल 1, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल डिसीजंस ऑफ द नेशनल असेंबली शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट द पर्सन इन प्रेजाइडिंग शैल नॉट वोट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। के आइन को मद्देनज़र रखते हुए कौमी असम्बली में अगर कोई भी किस्म की कानून साजी की जाएगी तो वो मेजॉरिटी की जानिब से की जाएगी और जो इजलास की अगर सदारत कर रहे हो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या कोई मेंबर, तो उनका वोट काउंट नहीं होगा तब तक कि जब तक के दोनों तरफ से वोट बराबर नहीं हो जाते।
Sub Article 2, if at any time during a sitting of the National Assembly, the attention of the person presiding is drawn the fact that not less than 1/4 of the total membership of the assembly is present, he shall either adjourn the assembly or suspend the meeting until at least 1/4 of such membership is present. अगर 1/4 से कम नुमाइंदगी हो कौमी असम्बली में मौजूद, तो उस सूरत में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या जो मेंबर प्रिजाइडिंग कर रहे हो इजलास की, वो एडजर्न कर सकते हैं इजलास को।